जी। अच्छा, जैसे आपने पढ़ा था इनकम टैक्स के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं असेसमेंट अपील्स के। अभी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं 2 मिनट ठहर के फिर आपका शुरू करता हूँ ये नेक्स्ट टॉपिक। लेट देम ज्वाइन। ओके, मैंने ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया जो असेसमेंट अपील्स। अच्छा, ये आसान है इस लिहाज से कि ये थ्योरी थोड़ी सी कम है, इनकम टैक्स की निस्बत काफ़ी कम थ्योरी है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी इसके रेलेवेंट जो है वो बताता जाता हूँ। पहला है ज्वाइंट एंड सीवियर लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा देखें, लॉ के अंदर टैक्स चार्ज करना किसकी जिम्मेदारी है? सेलर की। सेलर ने क्या करना है? सेलर ने इनवॉइस रेज करनी है और उस इनवॉइस के ऊपर उसने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। ठीक है, अगर सेलर चार्ज नहीं करता तो बेसिकली गवर्नमेंट बायर को नहीं पकड़ती कि भाई तुमने सेल्स टैक्स क्यों नहीं पे किया। आल्दो जाना तो अल्टीमेटली बायर की पॉकेट से होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेलर को पकड़ती है। गवर्नमेंट ने लॉ में जिम्मेदारी लगाई है सेलर की कि तुम सेल्स टैक्स चार्ज करोगे, तुम लोगों से कलेक्ट करोगे और तुम लोगों से कलेक्ट करके तो गवर्नमेंट को जमा करवाओगे। ठीक है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जो कहता है कि भाई जॉइंटली एंड सीवियर लायबिलिटी, यानी सप्लायर, सेलर और बायर दोनों लायबल होंगे। वो सेक्शन है सेक्शन 8A। वो क्या कहता है? वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, यानी बेचने वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन है और खरीदने वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन है, और द बायर इज इन द नॉलेज और हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट। बायर को या पता है या उसके पास शक करने के रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं that some or all of the tax payable in respect of the supply or any previous or subsequent supply of the goods supply would go unpaid। बायर को ये पता है कि यार ये सेलर सेल्स टैक्स चार्ज तो कर रहा है, मुझसे कलेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट को नहीं देगा। ये 2 नंबर आदमी है, ये मुझसे इसी तरह हर दफा ले जाता है और ये गवर्नमेंट को देता नहीं है। तो अगर बायर को ये पता हो या बायर के पास शक करने की वजूहत मौजूद हो कि जनाब ये बंदा जो है कोई ठीक बंदा नहीं है और ये सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता, तो उस सूरत में बायर और सेलर दोनों जॉइंटली एंड सीवियरली लायबल होंगे। और ये बात कि बायर को ये बात पता थी, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर है। यानी बड़ा मुश्किल काम है कि इस बात को प्रूव करना कि भाई बायर को भी पता था। जनरली ये सेलर का ही कसूर माना जाएगा अनलेस कि इस बात के वाज़ेह सबूत मौजूद हो कि बायर भी टैक्स चोरी में मुलव्विस था। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर बर्डन ऑफ प्रूफ तो बायर के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेलर नहीं पे करता सेल्स टैक्स आगे। देखिए बायर जो है ना, ये देखिए एक एक कानून ये होता है कि यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये बात सुनी है आपने? यस। ठीक है, तो इसी तरह से बायर को कानून का हुसूल हमेशा ये होता है कि किसी भी शख्स को उस वक्त तक चोर नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ फैसला ना हो जाए, जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए। उससे पहले हमेशा मुल्जिम होगा वो। आपने सुना है मुल्जिम और मुजरिम दो लफ्ज होते हैं। तो यस। मुल्जिम उस शख्स को कहते हैं जिसके ऊपर इल्जाम होता है। ठीक है, और कानून का एक उसूल ये है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट। ठीक है, एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और दूसरा जो है एक कानून ये भी है कि एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, यानी जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, लॉ ने कहना है कि भाई पहले इस इल्जाम को साबित करो। जैसे अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली अखबारों में बहुत डिसीजन शोर मचाया गया उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी उसके ऊपर बड़ा डिटेल से डिसीजन दिया। ये अभी ये ख्वाजा बरदरान की कोई उन्होंने जमानत शमानत की है। ठीक है, तो वो जो उन्होंने जमानत दी है ख्वाजा बरदरान की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है उसके अंदर कि भाई अभी तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अभी आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो इल्ज़ाम की स्टेज के ऊपर आप इन्हें कैद में कैसे रख सकते हैं? ठीक है,
तो ये यही उसूल है जो यहाँ पर आ रहा है। वो उसूल यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि डिपार्टमेंट इल्जाम लगा रहा है कि बायर भी मुलविस है। ठीक है, जब डिपार्टमेंट जी इल्जाम लगा रहा है कि बायर मुलविस है, इसका मतलब है वो बायर की मेलाफाइडी इंटेंशंस बयान कर रहा है। तो जो शख्स इल्जाम लगाता है कि तुम झूठे हो, देखिए हमारे यहाँ तो वैसी कानून ये चलता है ना, एक ने कह दिया तुम सारे झूठे हो, तुम सारे चोर हो, और उसके बाद वो चोर बेचारा अपने आप को, जिसको चोर कहा जाता है, वो अपने आप को साबित कर रहा होता है। हालांकि असल में जो कानून है वो होता है जो इल्जाम लगाने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो साबित करे कि भाई ये दूसरा बंदा चोर है, वो साबित करेगा कि इसने चोरी की है। जब तक कोई प्रूव नहीं होते उस वक्त तक चोर, चाहे वो उसने चोरी की हो या न चोरी की हो, वो बाद की बात है, वो उसको इनोसेंट समझा जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर लॉ में लिखी हुई है, और हर लॉ में यही बात लिखी होती है कि एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बात समझ में आई आपको? यस सर, ठीक है सर। ओके। अच्छा जी, सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 जो है ये असेसमेंट ऑफ टैक्स बयान करता है। आपको याद होगा हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि एक सेक्शन 121 होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, फिर सेक्शन 122 होता है, उसके अंदर फिर दो सब सेक्शन होते हैं, एक 122(5) होता है, एक 122(5)(a) होता है। 122(5) के अंदर डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे फैसला होता है, 122(5)(a) के अंदर एरनेस एंड प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू की बेसिस पे फैसला होता है। तो वहां पर असेसमेंट के मुख्तलिफ सेक्शंस थे। इसी तरह सेल्स टैक्स लॉ के अंदर भी असेसमेंट का वहां यहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन 11, और उसके फिर 4 अलग अलग सब सेक्शन बना गए हैं, 1 2 3 4 करके। ठीक है, अब ये 4 अलग अलग सब सेक्शन में किस किस की असेसमेंट होनी है, इसके लिए पहले मैं ना आपको एक आगे स्लाइड दिखाता हूँ। मैंने ना इसकी एक समरी बनाई है। ठीक है, सेक्शन 11(1) के अंदर असेसमेंट उस बंदे की होनी है, यानी सेक्शन 11(1) का असेसमेंट ऑर्डर उस बंदे के खिलाफ जारी होगा जिसने टैक्स कम पे किया है किसी मिस कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, मसलन उसने 100 में से 80 रुपए माइनस करने थे, 100 रुपए में से उसने 80 माइनस करने थे, गलती से वो जीरो आगे पीछे हो गया, 8 माइनस कर दिया और 92 पे कर दिया उसने। ठीक, तो जो मिस कैलकुलेशन की वजह से अगर कोई टैक्स कम पे हो गया है तो उसके असेसमेंट ऑर्डर जारी होता है सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के अंदर। और अगर कोई और रीजन है टैक्स कम पे करने का मिस कैलकुलेशन के अलावा, जाहिर सी बात है कोई जो है ना वो या तो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, टैक्स लॉ की इंटरप्रिटेशन का फर्क होगा, या कोई फ्रॉड या एरर होगा, तो सेक्शन 11(2) के तहत असेसमेंट होती है उस शख्स की जिसने टैक्स कम पे किया हो मिस कैलकुलेशन के अलावा किसी और रीजन से। अच्छा, ये था पेड। अब ये है लेविड, यानी पेड का मतलब ये है कि मैंने अपनी रिटर्न जमा करानी थी, उसके साथ पे करना था, और उसके अंदर कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है या किसी वजह से मैंने कम पे की। एक है मैंने टैक्स लेवी नहीं किया, मैंने एक सप्लाई करनी थी, सप्लाई की, लेकिन उसके ऊपर टैक्स चार्ज ही नहीं किया। और वो चार्ज क्यों नहीं किया? किसी कोल्यूजन या डेलिबरेट एक्ट की वजह से, जानबूझकर चार्ज नहीं किया। तो फिर उसके खिलाफ असेसमेंट ऑर्डर जारी होता है सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 के अंदर। और आखिर है कि लेस लेविड, यानी मैंने सेल्स टैक्स चार्ज करना था और चार्ज ही नहीं किया, किस वजह से? कोई एरर था, इनएडवर्टेंस थी, मिसकंस्ट्रक्शन थी, गलती हो गई। यानी 11(3) था जानबूझ के चार्ज नहीं किया, और 11(4) है अगर गलती से चार्ज नहीं किया। तो ये 4 मुख्तलिफ सब सेक्शंस हैं जिनके तहत फिर असेसमेंट ऑर्डर जारी होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के कसूर है। ठीक है, यानी कसूर की रीजंस मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ रीजंस है। ठीक, अच्छा अब मैं वापस आता हूँ इनकी डिटेल्स के ऊपर। तो सेक्शन 11(1) में कहता है कि एप्लीकेबल ऑन अ पर्सन जो रिटर्न फाइल नहीं की है, जिसने टैक्स कम पे किया किसी मिसकैलकुलेशन की वजह से, तो उसका क्या होगा? उसके ऊपर ऑफिसर उससे पहले एक शोकॉज नोटिस जारी करेगा। शोकॉज नोटिस जारी करने के बाद वो बंदा उसका जवाब देगा। अगर टैक्स ऑफिसर मुतमईन हो गया तो ठीक है, अगर मुतमईन ना हुआ तो कहेगा जनाब इतना टैक्स पे कर दो, उसके ऊपर डिफॉल्ट चार्ज भी पे करो और पेनल्टी भी पे करो। अगर डिफॉल्टर जो है वो ये समझता है कि हाँ ये टैक्स ऑफिसर ठीक कह रहा है, तो वो उसे कह सकता है अच्छा यार आप ऑर्डर जारी मेरे खिलाफ ना करो, मैं सारी चीजें वैसे ही पे कर देता हूँ। तो तब भी केस उसके खिलाफ क्लोज हो जाएगा, और ऑर्डर जारी कर देगा तो उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है। इसी तरह 11(2) है। 11(2) के अंदर टैक्स पे कम हुआ है लेकिन या रिफंड ज्यादा मिल गया, लेकिन ये किसी मिसकैलकुलेशन की वजह से नहीं, इसकी मामला कोई और है, तो उस सूरत में भी होगा, ये शोकाज नोटिस जारी होगा, असेसमेंट ऑर्डर जारी होगा,
और अगर टैक्स पेयर सही जवाब दे देगा तो कोई असेसमेंट ऑर्डर जारी नहीं होगा, अगर सही जवाब नहीं देगा तो फिर उसके खिलाफ असेसमेंट ऑर्डर भी जारी हो सकता है और टैक्स पेयर जो है वॉलंटरी पेमेंट भी कर सकता है। 11(3) ये लेवीड हुआ है, कम लेवी हुआ है कॉल्यूजन या डेलिब्रेट एक्ट की वजह से, प्रोसेस वही है, शोकाज नोटिस के बाद उसका जवाब आएगा, टैक्स ऑफिसर मुतमईन हुआ तो ठीक, अदरवाइज उसको ऑर्डर करेगा बाय डिफॉल्ट से चार्ज दो, पेनल्टी दो, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टैक्स दो, या फिर वो वॉलंटरी भी पे कर सकता है। 11(4) एरर की वजह से, गलती से टैक्स किसी को चार्ज आपने नहीं किया तो फिर उस सूरत में भी सेम वही प्रोसेस है, शोकाज नोटिस जारी करेगा, टैक्स लगाएगा, डिफॉल्ट से चार्ज पे करेगा और ऑर्डर जारी करेगा अगर वो उसको गिल्टी समझता है। तो ये है 4 असेसमेंट के सबसेक्शन, ये उनके मैंने समरी भी बयान कर दी। अच्छा, ये असेसमेंट कितने अरसे में की जा सकती है, इसकी टाइम लिमिट्स है। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। सर ये शो कॉज नोटिस क्या चीज है सर? शो कॉज नोटिस क्या चीज है? अच्छा, शो कॉज नोटिस क्या चीज है, देखिए आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपके पेरेंट्स जो है आपको डायरेक्टली पिटाई करते हैं या पहले कोई वार्निंग भी होती है? वार्निंग होती है सर। वार्निंग होती है ना, तो ये शो कॉज वार्निंग होता है, ठीक है। शो कॉज नोटिस में कहा जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमें ये लगता है कि आपने पहले आपसे, ये एक तरह से ना आपसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ठीक है। मसलन वो जनाब आपसे, आप रात को देर से घर आए, ठीक है, तो जी सर। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, बेटा कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, दोस्तों के साथ गए थे, किसी फ्रेंड के साथ थे, तो ये इन्वेस्टिगेशन होती है, क्यों ना आपको सजा दी जाए। तो ये शो काज नोटिस होता है कि आप सही सर। अपने जो बाहर लेट नाइट आने का कॉज शो करें, अगर आप कॉज शो नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको सजा दी जाएगी, तो इसे कहा जाता है शो काज नोटिस। अगर आपने वजह बताई कि जनाब मैं तो फर्ज किया आपका दोस्त है अबू बकर का नाम मुझे लिखा नजर आ रहा है, मैं तो अबू बकर के पास घर गया था और वहां पे हम बैठ के पढ़ रहे थे, तो हो सकता है अब्बा जी फिर उस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, अबू बकर को फोन करेंगे। अबू बकर को फोन किया तो उसने कहा जी मैं तो 2 महीने से जो है वो कराची गया हुआ हूँ, ये झूठ बोल रहा है, तो फिर पिटाई होगी, ठीक है। तो और अगर आप अबू बकर ने तस्दीक कर दी कि आप वहीं पे थी तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो इसको कहते हैं शो कॉज, और इसी तरह से आगे प्रोसीडिंग होती है। तो सर इसमें वैसे पेनल्टी नहीं लगती, मतलब अगर पेनल्टी भी लगती बंदा है ना, देखें पेमेंट करे? तीन अगर तीन तीन सजाएं हैं, जी ठीक है। इसकी 3 सजाएं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जितने की गलती की है, यानी जी जितना सर। टैक्स कम पे किया है, एक तो वो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। सही उसके बाद एक होता है डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज एक तरह का इंटरेस्ट होता है, वो कहता है सही। आपने फर्ज किया 1 लाख रुपया पे करना था, वो तो साल पहले पे करना था, तो उसके ऊपर जी सर। 12% इंटरेस्ट भी पे करो, इसे डिफॉल्ट सरचार्ज ठीक है। कहते हैं, ठीक है। सही। फिर अगर ये साबित हो जाता है कि ये गलती आपने जानबूझ के की थी, विलफुल डिफॉल्ट था, एक होता है ना कि गलती से हो गया, तो फिर जी सर। पेनल्टी नहीं लगती। गलती से अगर हो जाए, विलफुल नहीं था जी बल्कि आपको लगा कि यार ये प्रोविजन का मतलब कुछ और था, मैं कुछ और समझ रहा था, और अफसर के यहाँ जी। यार ये विलफुल डिफॉल्ट नहीं था, गलती से हो गया, तो फिर पेनल्टी नहीं सही। लगती। लेकिन अगर सही। विलफुल डिफॉल्ट हो तो फिर वो पेनल्टी भी लगाते हैं, उसके मुख्तलिफ सेक्शन में, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन ठीक याद है रखें सर। कि ठीक है। 3 चीजें होती है, प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी पड़ती है, डिफॉल्ट सही। चार्ज पे करना पड़ता है, और हो सकता है कि पेनल्टी भी पे करनी पड़े। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, शो काज नोटिस, सॉरी, शो काज नोटिस का गया। हाँ, शो काज नोटिस कितने पीरियड में इशू कर सकता है? 5 years ऑफ द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट के 5 साल के अंदर अंदर। रेलेवेंट डेट की क्या डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कि शो काज नोटिस कितने अरसे में इशू करना होता है, तो आप लिखेंगे 5 years ऑफ द रेलेवेंट डेट, और वहां पे रेलेवेंट डेट को आप डिफाइन भी करेंगे। रेलेवेंट डेट की डेफिनेशन है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स और चार्ज, यानी आपने जिस दिन टैक्स पे किया उसके 5 साल के अंदर अंदर आपको शो काज नोटिस जारी किया जा सकता है। और अगर आपको गलती से कोई रिफंड मिला है तो रिफंड मिलने के 5 साल के अंदर अंदर आपको उस रिफंड के बारे में नोटिस जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है रेलेवेंट डेट की डेफिनेशन। अच्छा, एक तो है कि शो काज नोटिस कब जारी किया जा सकता है। शो काज नोटिस जारी करने के बाद फिर फैसले का भी टाइम है। शो काज नोटिस जारी करने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर अफसर ने फैसला करना होता है। ये जो टाइम लिमिट है, इस किस्म की टाइम लिमिट इनकम टैक्स लॉ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। सेल्स टैक्स लॉ में 120 दिन के अंदर अंदर उसने ऑर्डर जारी करना होता है। हाँ, फिर 90 दिन एक्स्ट्रा जो है वो फर्दर भी ले सकता है।
यानी अगर फर्ज किया वो किसी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, नोटिस हैवी है, चीज़ें बहुत सारी हैं, तो वो 90 डेज एक्स्ट्रा भी वो नोटिस में रिकॉर्ड करेगा कि जनाब 120 दिन तो गुजर गए लेकिन फला फला वजह की वजह से मुझे 90 डेज और चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उसके बाद उसने फैसला लाजमी करना। रिकवरी ऑफ टैक्स विदाउट नोटिस। देखिए दुनिया में हमेशा ये कानून होता है, जैसे अभी मैं मिसाल भी दे रहा था सलमान को कि भाई आपने जब भी जो है ना आपसे पहले पहले आपसे पूछा जाता है कि ये गलती आपने की है या नहीं की है, फिर उसके बाद सजा होती है, ठीक है, शोकाज नोटिस होता है। लेकिन एक सेक्शन 11 ये ऐसा है कि जहां पर वो आपसे बगैर शोकाज नोटिस के आपको सजा दे सकते हैं, आपसे पैसे रिकवर कर सकते हैं। वो सेक्शन है, ये कब हो सकता है, जब आपने अपने रिटर्न में खुद डिक्लेयर कुछ और किया हो और पेमेंट कुछ और कर रहे हो। मसलन रिटर्न में आपने लिखा है जी मेरी लायबिलिटी बनती है 10,000 रुपए और पेमेंट आप कर रहे हैं 9,000 रुपए। अब अगर आपने 10,000 रुपए का खुद ही मान लिया है तो फिर 10,000 ही पे करने चाहिए ना। तो आपने अगर खुद ही रिटर्न में 10,000 लिखा है और उससे कम पे कर रहे हैं तो वो बगैर शोकाज नोटिस के आपसे रिकवर कर सकते हैं। तो सेक्शन 11 बी है, ये अपील इफेक्ट ऑर्डर है। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2001 में सेक्शन 124 था, मेरे ख्याल है ये भी आपके कोर्स का हिस्सा बना नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर है भी तब भी सेक्शन 124 में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये एग्जैक्टली वही है, उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है। ऑडिट एंड अपील, अच्छा ये ऑडिट एंड अपील बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इनकम टैक्स लॉ के अंदर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि पहले पैरामेट्रिक बजटिंग होती है या कमिश्नर आपको सिलेक्ट कर लेता है, ऑडिट करता है, ऑडिट के बाद असेसमेंट ऑर्डर जारी होता है। असेसमेंट ऑर्डर के सेक्शंस मैंने आपको पहले बता दिए, सेक्शन 11 के 4 सब सेक्शंस हैं। वो असेसमेंट ऑर्डर अगर आपके खिलाफ जारी होता है तो आप क्या करते हैं, आप कमिश्नर अपील के पास चले जाते हैं। 30 डेज के अंदर अंदर आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। अगर कमिश्नर अपील भी आपके खिलाफ फैसला कर दे तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, और ट्राइब्यूनल भी आपके खिलाफ फैसला कर दे तो विद इन फिर उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। ये तमाम इनका प्रोसेस, इनकी मेंबर्स की कम्युनिकेशन, इनका किस तरह से हेयरिंग होगी, ये सब कुछ वही है जो मैं इनकम टैक्स लॉ में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। एडीआरसी और ये सारा कुछ एग्जैक्टली वही है। सेक्शन 49, अच्छा सेक्शन 49 है टर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। यानी अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आप अपनी टैक्सेबल एक्टिविटी को टर्मिनेट कर रहे हैं, अपना बिजनेस जो है ना वो खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आप दो तरीके से बिजनेस खत्म कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप अपनी पूरी की पूरी टैक्सेबल एक्टिविटी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच दें, या अपनी पूरी की पूरी टैक्सेबल एक्टिविटी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेच दें। दोनों सूरतों में लॉ का ट्रीटमेंट सेपरेट है। अगर आप अपनी टैक्सेबल एक्टिविटी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं, अगर आप अपनी टैक्सेबल एक्टिविटी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं, तो जिस दिन आप अपनी एक्टिविटी टर्मिनेट करते हैं उस दिन जितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, लॉ कहता है कि वो डीम किया जाएगा कि जैसे ये सप्लाई है, और उसके ऊपर आपको 17% या जो भी एप्लीकेबल रेट है उससे सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन की सूरत। अगर आप अपनी टैक्सेबल एक्टिविटी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं, अगर आप अपनी टैक्सेबल एक्टिविटी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं, तो फिर ये सप्लाई नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर क्या होगा, आप एक इनवॉइस जारी करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे जीरो रेट ऑफ सेल्स टैक्स, एक जीरो रेटेड इनवॉइस करके, तो उसकी एक्टिविटी को जो है वो आप रजिस्टर्ड पर्सन को बेच देंगे, यानी आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और जो आपने टैक्स पहले पे किया होता है उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। जो जीरो रेट पे आपसे ये गुड्स खरीद लेगा उसके पास कोई इनपुट टैक्स का क्लेम नहीं होगा। तो ये दो तरीकाकार है टर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। जी सर, क्वेश्चन पूछें। सर ये मतलब चार्ज भी करेगा ना फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स? हाँ जी, वो जाहिर सी बात है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो अपनी प्राइस में ऐड करेगा ना। ठीक है सर। अच्छा जी, रिकवरी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने कंपनीज ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ तो कि शेयर होल्डर्स की जो है ना टैक्स लायबिलिटी वो लिमिटेड होती है। लेकिन ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि टैक्स के पर्पसेस के लिए शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। अगर कोई टैक्स किसी ने पे करना है तो, और वो टैक्स पे कंपनी ने नहीं किया, तो उसके शेयर होल्डर से, उसके डायरेक्टर से वो टैक्स रिकवर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर से जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, या वो कंपनी में डायरेक्टर हो। इसी तरह
एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अगर कोई टैक्स पे नहीं किया तो उसके मेंबर से वो टैक्स रिकवर किया जा सकता है। सेक्शन 59, सेक्शन 59 है ये है कि अगर देखिए रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना वो सेल्स टैक्स जो है वो क्लेम कर सकता है सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स टैक्स क्लेम किया जा सकता है जो रजिस्ट्रेशन के बाद उसने गुड्स परचेज किए। लेकिन ये सेक्शन ऐसा है जो कुछ गुड्स का आपको अलाउ करता है कि इनका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं इवन अगर रजिस्ट्रेशन से पहले परचेज किए। वो किस सूरत में है, उसकी ये शर्तें हैं और ये थ्योरी में भी आपके पास, ये वैसे आपकी किताब में नहीं दिया हुआ लेकिन एक दो मरतबा ये एग्जाम में आ चुका है विदाउट के ये आपके कोर्स में शामिल हुए, तो इसलिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ। इन केस ऑफ लोकल परचेज अलाउड टू क्लेम इनपुट टैक्स, अगर उसने लोकल परचेजेस हैं तो उसने गुड्स परचेज किया किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, उस रजिस्टर्ड पर्सन की प्रॉपर सेल्स टैक्स इनवॉइस आपके पास मौजूद है और इनवॉइस है 30 डेज एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले की। मसलन आज आपने 31 जनवरी पे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाली है तो लास्ट 30 डेज के अंदर अंदर ये इनवॉइस आपके पास आनी चाहिए। और जो स्टॉक है वो एप्लीकेशन की डेट के ऊपर अनवेरिफाइबल अनसोल्ड स्टॉक, यानी स्टॉक अभी बेचा नहीं है आपने, तो ऐसा स्टॉक जो रजिस्ट्रेशन की डेट के ऊपर आपके पास मौजूद है और आपने लास्ट 30 डेज में खरीदा है और किसी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, उस स्टॉक का आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट के सूरत में भी अगर आपके पास उसकी जीडी मौजूद है, अगर आपके पास उसकी गुड्स डिक्लेरेशन मौजूद है और आपने वो लास्ट 90 डेज में परचेज की है, इंपोर्ट की है, तो उसका भी इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। तो लोकल परचेजेस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर अंदर, पिछले 30 डेज के अंदर अगर, और इंपोर्टेड गुड्स का इनपुट टैक्स लास्ट 90 डेज के अंदर इंपोर्ट की गई गुड्स का क्लेम हो सकता है। शर्त वही है कि वो गुड्स अभी बेची ना गई हो, उनका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक ये आपके कोर्स में नहीं है, एग्जेम्पशन कंडोनिंग पावर ये भी आपके कोर्स में नहीं है, रजिस्ट्रेशन यस। किसी का चैट बॉक्स में कोई सवाल है? सर बस काफ़ी है आज के लिए, टाइम तो हो गया है। अच्छा हाँ टाइम हो गया। ओके जी, मंडे को इंशाल्लाह ताला क्लास होगी। सेल्स टैक्स का आखिरी लेक्चर है इंशाल्लाह मंडे को, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने थ्योरी के कुछ चैप्टर्स करने हैं, 3 चैप्टर्स हैं थ्योरी के, वो भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसी वीक में आपको ईद से पहले पहले आपके थ्योरी के वो चैप्टर्स भी मैं करवा दूँ। और फिर आपकी बुक्स के अंदर कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं, मैं उनको निशान भी लगवा दूंगा। तो ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ईद के बाद अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको कोई न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस वगैरह कराने के लिए फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम कर लेंगे। और वो मेरे अजमत साहब ने बात की थी कि कोई शायद 1 हफ्ते का वो हम बात कर रहे थे कि कोई न्यूमेरिकल का हम कोर्स आपको एक करवा दें, तो वो फिर ईद के बाद इंशाल्लाह ताला देखते हैं वो हमने कब करवाना है। तो इस वीक में इंशाल्लाह ताला आपका कोर्स हमने कंप्लीट कर देना है। थैंक यू वेरी मच। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।